देखो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और अमेज़न, मीशो या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि सेलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बिगनर्स अक्सर मिस कर देते हैं। तो चाहे आप अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो या सीरियसली अपना स्टोर लॉन्च करने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, मैंने इस पूरी वीडियो के ये शॉर्ट नोट्स से बनाया है जो कि आप अपने पास रख सकते हो। आपके जर्नी में काफी हेल्पफुल रहेंगे। इन नोट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना होए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और एक एक चीज बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि क्या सेलिंग स्टार्ट करने के लिए हमेशा करंट अकाउंट ही चाहिए या सेविंग अकाउंट से भी काम चल जाएगा। तो देखो, अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर हो और थोड़े ही ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप सेविंग अकाउंट से भी शुरू कर सकते हो। इसमें जनरली 2500 रुपीज के आसपास मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। हर बैंक का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन जैसे आपके रोज के ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं तो आपको करंट अकाउंट में शिफ्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स में बार बार ट्रांजैक्शन होने से दिक्कत आ सकती है और फ्यूचर में इनकम टैक्स नोटिस आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, ये मीशो का पोर्टल है और इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि करंट अकाउंट ही होना चाहिए या सेविंग अकाउंट। अमेजोन पे भी देखो, वहाँ भी क्लियरली सिर्फ बैंक अकाउंट बोला हुआ है, अकाउंट टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। और फ्लिपकार्ट पे भी आज सच कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ बैंक डिटेल्स मांगी जाती है, टाइप की कोई कंपल्शन नहीं है। और देखो, मैंने यहाँ अपने नोट्स में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इफ यू आर स्टार्टिंग आउट एंड योर बजट इज टाइट, स्टार्ट विद अ सेविंग अकाउंट। Once your budget grow, move to the current account. If you already have a budget, starting with the current account is best. Okay, तो अब मेरे को लगता है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट की तरफ जो कि है जीएसटी। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि जीएसटी बेसिकली होता क्या है। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम है जो कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से लगता है। हर प्रोडक्ट का जीएसटी अलग होता है, जैसे 3%, 5%, 12%, 18% और कई प्रोडक्ट्स पे 28% भी। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब 22 सितंबर से न्यू जीएसटी रेट लागू होंगे, जिसमें मेनली 0%, 5%, 18% और कई लग्जरी आइटम्स पे 40% जीएसटी रेट होगा। अगर अभी तक आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से न्यू जीएसटी रेट्स नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के बायो में लिंक डाल दूंगी, वहां से आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपडेटेड जीएसटी रेट्स इजीली चेक कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, मीशो पे आप विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सेलर्स को लगता है कि पहले विदाउट जीएसटी अकाउंट बना लेते हैं और बाद में विद जीएसटी में अपडेट कर लेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि मीशो पे अभी तक अपडेट जीएसटी का कोई ऑप्शन नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको चाहे विदाउट जीएसटी से विद जीएसटी अकाउंट बनाना हो या पुराने जीएसटी से न्यू जीएसटी में अपडेट करना हो, आपको उसके लिए न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल आईडी चाहिए होगी। और एक और दिक्कत है, ना ही तो आप विदाउट जीएसटी एड्स रन कर सकते हो और ना ही ऑल इंडिया सेल कर सकते हो। देखो, मीशो ने भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जीएसटी रिक्वायर्स एनरोलमेंट आईडी या फिर यूआईएन एंड कॉम्पोजिशन जीएसटी इन सेलर्स, द स्टेट यू रजिस्टर ड्यूरिंग एनरोलमेंट आईडी और कॉम्पोजिशन जीएसटी इन रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड योर रजिस्टर्ड स्टेट। इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये है कि आप विदाउट जीएसटी सिर्फ अपने स्टेट के अंदर सेल कर सकते हो, ऑल इंडिया सेल नहीं कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक जीएसटी नंबर से आप मल्टीपल कैटेगरी सेल कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप एक ही कैटेगरी पे फोकस करो और उसके सब कैटेगरीज में वैरायटीज ऐड करो। अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सेलिंग के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में सेल कर रहे हो, बिना जीएसटी के सेलिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब एक जरूरी बात, एक ही जीएसटी नंबर से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे सेल कर सकते हो, जैसे कि एक जीएसटी नंबर से आप अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट तीनों पे सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप एक ही जीएसटी नंबर से मीशो पे 2 अलग अलग अकाउंट्स खोल लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको न्यू जीएसटी नंबर चाहिए होगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप ये 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला खुद से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और दूसरा सीए या प्रोफेशनल के थ्रू, जो कि आपसे यूजुअली 2000 to 4000 रुपीज फीस चार्ज करते हैं।
रिकमेंडेड यही है कि आप सीए या प्रोफेशनल के थ्रू ही कराओ ताकि प्रोसेस स्मूथ हो और कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक भी ना हो। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जो कि आगे वाले टाइम में आने वाली है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके फीडबैक्स मेरे लिए काफी स्पेशल होंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और ईकॉम चित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब हम अपने तीसरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं जो कि है पैन कार्ड। ये आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन और मार्केट प्लेसेस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब समझो, पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। हर बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए मैंडेटरी है जो मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो। चलो अब फिर से नोट्स पे आते हैं और पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैन कार्ड क्यों जरूरी है। पहला, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। दूसरा, बिजनेस के टैक्स प्रोफाइल को ट्रैक करने के लिए। और तीसरा, अगर आप फ्यूचर में बैंक लोन या क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हो तो भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि जीएसटी डिटेल्स और पैन डिटेल्स मैच करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपकी आइडेंटिटी पैन से वेरीफाई होती है और अगर डिटेल्स मैच नहीं होंगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, बिजनेस के टैक्स प्रोफाइल एक्यूरेट रहेंगे और फ्यूचर में कोई टैक्स या ऑडिट इशू नहीं आएगा। और आखिरी, बैंक अकाउंट और जीएसटी के लिए भी पैन से लिंकिंग होता है, इसलिए दोनों डिटेल्स मैच करना मैंडेटरी है। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। आगे आने वाली सारी वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इतना ही डिटेल में सब कुछ समझा पाऊँ, तो नोटिफिकेशन ऑन रख लेना। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरफ, जिसमें सेलर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ये डॉक्यूमेंट कब चाहिए और कब नहीं, जो कि है ट्रेडमार्क। ये बेसिकली आपके ब्रांड का ऑफिशियल लीगल आइडेंटिटी प्रूफ है जो कि आपके ब्रांड नेम, लोगो या टैगलाइन को प्रोटेक्ट करता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि नॉन ब्रांडेड होते हैं, जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको ट्रेडमार्क की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए ही होगा। और एक और सिचुएशन है, अगर आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हो तो इसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। इस लेटर से प्रूफ मिलता है कि ब्रांड ऑनर ने आपको उनके प्रोडक्ट सेल करने की परमिशन दे दिया है और ये सिंपल रूल्स फॉलो करके आप सेफ और लीगल तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ट्रेडमार्क से रिलेटेड मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सब चीजें बताने वाली हूँ कि कितना चार्ज लगता है, अप्लाई कैसे करना है और सारे प्रोसेस बताऊंगी। तो बस जुड़े रहो और आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मुझे भी पर्सनली ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम बहुत मजा आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी लिखो और ईकॉम चित्रा को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं जल्द ही।